हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट ब्रिज में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ कुशल रह होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का इस सेशन में आप सबके लिए लेकर आया हूँ टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाला है। एमसीक्यू क्वेश्चन, टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का चैप्टर का नाम क्या है? आज का चैप्टर है आपका चैप्टर ये आपका 2 है, धातु एवं अधातु। ठीक है, चैप्टर 1 कोशिका, जिसके रिलेटेड मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, मेरी कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से, बट डोंट वरी, आई एम फाइन नाउ। और आप लोग का कंटिन्यूसली वीडियो आप लोग का अपलोड होगी। ठीक है, इसके लिए आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करिए और बोर्ड में अच्छा मार्क हासिल करने के बारे में सोचिए। ठीक है, आप लोग का बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, अप्रैल महीने तक होने वाली है, तो अप्रैल महीने तक आपका सारा कंटेंट मैं आपका तैयार कर दूंगा। अच्छा नोट्स आप लोग का तैयार करके दे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो पे अगर नए हैं और अच्छा इस चैनल पे अगर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं आपका वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है, नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको वीडियो मिल जाए। तो चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस धातु एवं धातु से आपके एनुअल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रही होगी। तो पहला क्वेश्चन हमारे क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा धातु नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि आपका कि निम्न में से कौन सा धातु नहीं है। आपको ये बताना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शंस में जो दिया हुआ है वो आपका धातु नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में क्या दिया है, लोहा दिया है, दूसरा में सोना, हीरा, तांबा। ठीक है, तो कौन सा धातु नहीं है की बात कही तो धातु कौन नहीं है दोस्तों, हीरा आपका धातु नहीं है। ठीक है, धातु क्या है, धातु उन पदार्थ को कहते हैं जिनमें क्या होती है, तन्यता का गुण होता है, आघातबद्धता का गुण होता है, देखने में जिनमें चमक होती है और ध्वन्यात्मकता होता है, ध्वन्यात्मकता। ठीक है, कहने का मतलब हुआ जिनमें ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, मधुर ध्वनि। हीरा क्या है दोस्तों, हीरा भले ही चमकदार है, दिखने में हीरा चमकदार होती है, परंतु हीरा धातु नहीं है। क्यों नहीं धातु है, क्योंकि इसमें एक और गुण नहीं पाया जाता है, वह क्या कि यह विद्युत का सुचालक नहीं है। ठीक है, और धातुएं हमारा विद्युत का सुचालक होती है। ठीक है, तो इसलिए हीरा क्या होगा, हमारा धातु नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, कमरे के तापक्रम पर अधिकांश धातुएं डैश अवस्था में होती है। धातुएं किस अवस्था में होती है ये आपको बताना होगा। धातुएं जो है ना, ज़्यादातर धातुएं ठोस अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। तो ऑप्शन इसका क्वेश्चन का ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए में दिया है ठोस अवस्था, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कमरे के तापक्रम पर अधिकांश धातुएं जो है वो आपका होती है ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठोस अवस्था। ठीक है, यहाँ पे आपका बाय मिस्टेकली उत्तर में जो आपका बी लिखा हुआ है ये आपका रॉन्ग है, ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, कमरे के तापक्रम पर अधिकांश धातुएं हमेशा ठोस अवस्था में होती है। यहाँ पे जो उत्तर में बी लिखा हुआ है आपका गलत लिखा हुआ है, इसे आप मत लिखिएगा। ठीक है, ये आपका बाय मिस्टेकली ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है, ये आपका रॉन्ग है। अधिकांश धातुएं हमारे ठोस अवस्था में होती है। एक अपवाद क्या है इसका, एक ही अपवाद ये है कि जो पारा धातु है वही हमारा क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी अधिकांश धातुएं हमारा ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको पूछा है, कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अधिकांश धातु है जो है ना कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है, एक ही ऐसा धातु है जो कि आपका द्रव अवस्था में होता है। तो कौन सा धातु है, चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है आपका ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम या पारा। तो पारा जो धातु है वो आपका क्या होता है, कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका डी आंसर ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, कौन सा धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। कौन सा धातु ऐसा है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, यानी सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। हमने क्या पढ़ा कि ज़्यादातर धातुएं जो है ना हमारा ठोस अवस्था में होते हैं। सिर्फ 2 धातुएं ऐसे हैं जिन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, कौन सा धातु है, देखिए वो है आपका सोडियम। ऑप्शन डी इसका होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या क्या दिया है, पारा दिया है, जिंक दिया, सीसा दिया। जी नहीं, ये तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग है, ये तीनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है आपको।
देखिए सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। तो इस प्रकार ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है धातुएं विद्युत के होते हैं, धातुएं विद्युत के डैश होते हैं। डैश होते हैं, डैश में क्या भरेंगे, क्या धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, अर्धचालक होती हैं, चालकहीन होती है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ सुचालक का मतलब क्या होता है, जिससे विद्युत धारा क्या हो सके, पार हो सके, प्रवाहित हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। क्या धातुएं विद्युत का सुचालक है, कुचालक है, अर्धचालक है या चालकहीन है? तो धातुएं जो है ना दोस्तों, जितना भी धातु है वो सारे धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, धातुओं से होकर विद्युत पार हो सकती हैं। आप देखे होंगे घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो तार यूज़ करते हैं ना, जो तो वो तार या तो हमारा कॉपर का होता है, ठीक है, कॉपर यानी कि तांबा का होता है, या फिर वो तार होता है हमारा एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम और जो कॉपर है यानी तांबा जो है, दोनों क्या है, धातु है। इसे हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट पास के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका होगा क्या, सुचालक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 पे पूछा है धातुओं में डैश का गुण पाया जाता है। क्या गुण पाया जाता है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगी। धातुओं में आघात पतनीयता, तन्यता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलो देखिए धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है, इसे समझ लेते हैं। धातुओं में आघात पद्धता और तन्यता ये दोनों ही गुण पाया जाता है। अब आघात बद्धता और तन्यता होता क्या है, इसे समझते हैं हम लोग। आघात बद्धता का मतलब होता है धातुओं को पीट कर हम चादर की जैसी पतली चादर बना सकते हैं। ठीक है, धातुओं को पीट कर हम पतली चादर का रूप दे सकते हैं। इस गुण को कहा जाता है क्या, आपका आघात बद्धता कहा जाता है। और तन्यता का अर्थ हुआ तार के जैसे खींचकर लंबा करना। धातुओं को हम खींचकर तार के जैसे लंबा कर सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम को जो तार आपको दिखता है, इतनी लंबी तार आपको दिखती है, वो लंबाई कैसे बना है, वो एल्युमिनियम धातु को क्या किया गया है, पीट पीट कर उसको तार की आकृति दी गई है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातुओं में दो गुण क्या क्या पाया जाता है, एक है आपका आघात बद्धता और एक है तन्यता। ठीक है, आघात पद्धनीयता और तन्यता। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है हमारा, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, धातुओं में कौन कौन सा गुण पाया जाता है, आघात बद्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बताए क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप एक कॉपी में जरूर नोट करके रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सबसे अधिक तन्यता वाला धातु कौन सा है, सबसे अधिक तन्यता यानी सबसे लचीला वाला धातु कौन सा है जिसे हम खींच के तार की तरह लंबा कर सकते हैं। तो सबसे अधिक तन्यता वाला जो धातु है वो है आपका सोना। क्या दोस्तों, वो है आपका सोना, जिन्हें हम आभूषण के रूप में यूज करते हैं। सोना इसका राइट आंसर है, सोना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है धातुएं मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है, इस गुण को कहा जाता है। धातुएं जो है ना, बहुत से धातुएं क्या होता है, मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए कि स्कूल में जो है ना पीरियड कर लिए यानी कि क्लास को अटेंड करने के लिए जो है ना घंटी यूज करते हैं, पीतल की घंटी। ठीक है, बेल बजाने के लिए एक पीरियड हो गया तो 1 घंटी दिया गया, 2 पीरियड में 2 घंटी दिया गया। इस तरह से एक घंटी का यूज़ किया जाता है। वो जो घंटी होती है वो किसकी बनी होती है, वो पीतल की घंटी होती है। ठीक है ना, यानी कि धातु की घंटी है। धातु की क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि धातु में मधुर ध्वनि उत्पन्न होता है और धातु से जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो दूर तक सुना दे सकता है। ठीक है, इसलिए जो है ना धातु की घंटी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सवाल है कि धातुएं मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है, इस गुण को क्या कहा जाता है। तो इस गुण को दोस्तों कहा जाता है ध्वन्यात्मकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ध्वन्यात्मकता, जिसे हम इंग्लिश में सोनोरस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको इंग्लिश में कहा जाता है सोनोरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, 9, क्वेश्चन नंबर 9 में धातुओं को पीटकर पतली चादरों का रूप दिया जा सकता है, धातुओं के इस गुण को क्या कहा जाता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस पहले ही मैंने बताया आपको कि धातुओं को पीटकर हम पतली चादर का रूप दे सकते हैं। इस गुण को दोस्तों आघात बद्धनीयता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आघात बद्धनीयता, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी। ठीक है, इंग्लिश में मेलिएबिलिटी कहा जाता है। धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप दिया जा सकता है, इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी, और हिंदी में क्या कहते हैं, आघात बद्धनीयता कहते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। धातुओं को खींचकर पतली तार का रूप दिया जा सकता है, धातुओं के इस गुण को कहा जाता है, पतली तार का रूप दिया जा सकता है, इस गुण को कहा जाता है तन्यता।
क्या कहा जाता है, तन्यता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 पे अभी अधातु के बारे में है। क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधातु नहीं है। पहले हम लोग पढ़े थे क्या कि कौन सा धातु है, अब आपको बताना क्या है कि कौन सा अधातु नहीं है। ठीक है, क्या कार्बन अधातु नहीं है, ब्रोमीन, ऑक्सीजन या पारा। तो पारा जो है दोस्तों, पारा हमारा अधातु नहीं है। ठीक है, आइए समझ में, पारा हमारा क्या है, धातु है। और ये पारा किस रूप में होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है ना, तो कौन सा अधातु नहीं है कहा गया, तो पारा हमारा अधातु नहीं है, ये एक हमारा धातु है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अधातुएं विद्युत के डैश होते हैं। अधातुएं विद्युत के क्या होते हैं बताना है। क्या अधातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। अधातुएं विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे कि कभी भी जो है ना हमारा विद्युत जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये किसी भी अधातु जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लास्टिक से होते हैं, पार नहीं हो सकती है ना। प्लास्टिक से विद्युत करंट हमारा पार नहीं होता है। तभी हम क्या करते हैं, आप देखे होंगे जो मिस्त्री होते हैं वो लोग इलेक्ट्रिसिटी के जब काम करते हैं तो अपने हाथों पे रबड़ का यानी कि प्लास्टिक का क्या लगा लेते हैं, ग्लव्स लगा लेते हैं। किस लिए लगाते हैं, ताकि विद्युत के झटके से बच सके, क्योंकि उन्हें पता है कि प्लास्टिक या रबड़ के जो ग्लव्स हैं ये विद्युत के क्या हैं, कुचालक है। ठीक है, क्योंकि वो सब क्या है, अधातु है, विद्युत के कुचालक है, जिससे उन्हें करंट उसमें नहीं लगेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधातुएं विद्युत के क्या हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चोट मारने पर अधातुएं चूर्ण में टूट जाती है, इस गुण को कहा जाता है। चूर्ण में टूटना, इसका मतलब यह हुआ चूर चूर हो जाना। ठीक है, चूर्ण में टूटने का मतलब हुआ चूर चूर हो जाना। अधातुएं जो है उसमें चोट लगने पर क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। ठीक है, आप कांच को भी देखिए, कांच में अगर कहीं भी चोट लग जाती है कांच में, तो क्या हो जाता है, वो चूर चूर हो जाता है टूटकर। ठीक है, तो इस गुण को क्या कहा जाता है, तो इस गुण को कहा जाता है भंगुरता। क्या कहते हैं इस गुण को, भंगुरता कहते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया है, तन्यता दिया है, चालकता दिया है और भंगुरता। तो ऑप्शन सी में जो दिया है ये आपका राइट आंसर है, भंगुरता कहते हैं इस गुण को, है ना, यानी टूटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है। 14 में दिया है कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ये तो हमको पता है, हमने पढ़ लिया, क्या हमने क्या समझा कि अधातुएं जो है ना विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद में एक ऐसा धातु है जो कि विद्युत का हमारा सुचालक है। ठीक है, तो वो कौन सा धातु है, तो वह धातु आपका ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है जो हमारा विद्युत का सुचालक है। ठीक है, ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है दोस्तों, हम जो पेंसिल यूज करते हैं ना उसका जो लीड है वो हमारा ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट हमारे क्या है, विद्युत का सुचालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पूछा है अधातुएं उष्मा की डैश होती है। क्या धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, कुचालक होती है, अर्धचालक, या इनमें से कोई नहीं। अधातुएं जो है ना, जितनी भी धातुएं हैं वो उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक लकड़ी को अगर हम जलाते हैं, लकड़ी एक अधातु है, लकड़ी के एक पार्ट जलने से उसके पीछे वाला पार्ट गर्म नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक रॉड को गर्म किया जा रहा है और एक रॉड का पहला सिरा, अगर मान के चलिए एक रॉड को गर्म किया जाएगा, यहाँ अगर गर्म हो रहा है तो ये जो गर्माहट है, हम पीछे भी अगर उस छूते हैं ना तो हमें वहाँ भी गर्म लगेगी। क्यों, क्योंकि रॉड हमारा धातु है और धातु में उष्मा क्या होता है, उष्मा का संचरण होता है। ठीक है, लेकिन अधातुओं में क्या होता है, अगर एक तरफ, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, लकड़ी का एक भाग अगर हम गर्म कर रहे हैं, एक भाग अगर जला रहे हैं, तो जिस भाग पे जल रहा है वही भाग हमारा गर्म होगा, उसका पीछे वाला भाग हमारा गर्म नहीं होगा। इससे हमें क्या समझ में मिल रही है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि अधातुएं उष्मा का कुचालक होती है, अधातुओं में उष्मा संचरण नहीं होता है। ठीक है, आ रही समझ में। चलिए, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा कि अधातुएं उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने के भी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में पूछा है धातुओं का गलनांक एवं कथनांक होता है। धातुओं का गलनांक एवं कथनांक उच्च होता है। ठीक है, गलनांक मतलब गलना और कथनांक मतलब जिस ताप पर वो गर्म होता है। धातुएं गर्म होने के लिए ज़्यादा ताप की जरूरत होती है धातु को गर्म करने के लिए, तो धातु का जो गलनांक और क्वथनांक है वो हमेशा क्या होता है, उच्च होता है, और अधातु का क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है, याद रखनी ये चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वही क्वेश्चन नंबर 17 में जस्ट उसको अपोजिट क्वेश्चन, अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक होता है। तो अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। धातुओं का उच्च होता है, अधातुओं का क्या होता है, निम्न होता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आते हैं 18 नंबर पे। अधातुएं किस अवस्था में पाई जाती है।
जैसे हमने पढ़ा कि धातुएं हमारा सामान्यतः धातुएं ठोस अवस्था पाई जाती है, अपवाद पारा, पारा ही एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। अब आपको बताना है कि अधातुएं किस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, क्या अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, द्रव में, गैस में, या इनमें से सभी। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए कि अधातुएं जो है ना, अधातुएं इनमें से सभी हैं, तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में भी पाई जाती है, द्रव में भी पाई जाती है और गैस के रूप में भी पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कौन सा अधातु है जो सबसे कठोर होता है। जैसे अभी मैंने कहा कि धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है, अधातुएं ठोस अवस्था में भी पाई जाती है, जैसे मैंने भी कहा। तो एक ऐसा धातु है जो कि ठोस अवस्था में पाई जाती है और सबसे कठोर होती है, वो कौन सी धातु है। ठीक है, कौन सी धातु, सॉरी धातु नहीं, कौन सी अधातु है। ठीक है, सवाल क्या हमारा पढ़ लेते हैं। वह कौन सा अधातु है जो सबसे अधिक कठोर होता है। क्या है, क्या हमारा पारा है, आयोडीन है, तांबा है या हीरा है। हीरा ही एक ऐसा अधातु है जो कि सबसे कठोर रूप में पाया जाता है। ठीक है, हीरा किस में पाया जाता है, सबसे कठोर में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है क्या, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके डैश बनाती है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या बनाती है, यानी कि अब हम पढ़ रहे हैं रासायनिक गुणधर्म और धातुओं के क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुणधर्म का। रासायनिक गुणधर्म क्या है, पहला होता है क्या कि धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, क्या धात्विक ऑक्साइड बनाती है, अधात्विक ऑक्साइड बनाती है, कोई अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है, क्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धातुएं जो है ना, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमेशा धात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड, और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस, सॉरी हाइड्रोजन गैस इसमें नहीं, वो पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो धातुएं हमेशा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है, जिसकी प्रकृति क्या होती है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अगर आपको प्रकृति भी पूछे ना तो आपको उसमें क्या लिखना है, क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय होती है। हालांकि आपको लिखना नहीं है, अगर आप ऑप्शन में रहा कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है तो क्षारीय में जहाँ ऑप्शन होगा उसमें आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन 21 में पूछा है, वह कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे हमने पढ़ा दोस्तों कि हमारा धातु जो है ना, तीन अवस्था में होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में। अब आपको ये पूछा गया कि कौन सा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या ये धातु पारा है, ठीक है, क्या वो अधातु पारा है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक ही अधातु ऐसा है जो कि हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो है क्या, हमारा ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है जो कि हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। वह कौन सा धातु है जो ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। अब धातु का ठंडे पानी के साथ, यानी कि पानी के साथ रिएक्शन कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो धातुएं जो है ना, पानी के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अपवाद में क्या होगा, अपवाद में दो ही ऐसे धातु हैं जो कि ठंडे पानी से तेजी के साथ अभिक्रिया करते हैं। कौन कौन से हैं वो है आपका सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो अभी का हमारा सवाल क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अभी का हमारा सवाल है कि वह कौन सा धातु है जो ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो ऑप्शंस में आपके क्या क्या दिया है, क्या ये सोडियम है, लोहा है, एल्युमिनियम है, या इनमें से कोई नहीं। सोडियम ही एक ऐसा धातु है जो कि ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। हालांकि हमारे यहाँ ऑप्शन पे पोटेशियम नहीं है, सोडियम दिया है, तो हम सोडियम पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे। अगर यहाँ पे सोडियम की जगह पे पोटेशियम दिया रहता है तो हम पोटेशियम पे करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 23 पे आते हैं। कौन सा धातु है जो चमकीले सफेद प्रकाश के साथ जलता है। धातु का एक ऐसा नंबर बताएं जिसको जलाने से वो चमकदार होती है, लेकिन उसको चमकदार कैसे चमकला, चमकीले सफेद प्रकाश के साथ वो क्या होता है, जलता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका ऑप्शंस, चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, क्या ये सोडियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, या ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम ही एक ऐसा धातु है जो कि चमकीले सफेद प्रकाश के साथ जलता है। और मैग्नीशियम का प्रयोग जो है ना, हम लोग आतिशबाजी में करते हैं। आतिशबाजी करने का मतलब है जितना भी आप पटाखे देखते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कोई बहुत सारे पटाखे जिसको घुमाने से और तेजी से चिंगार चिच करके जलने लगता है। ठीक है ना, बच्चे बहुत उसमें से खेलते हैं आतिशबाजी में, आप भी उसको खेले होंगे।
तो ये जो आतिशबाजी है ये किसका बना होता है, मैग्नीशियम का बना होता है। ठीक है, तो कौन सा धातु है जो चमकीले सफेद प्रकाश के साथ जलता है, तो मैग्नीशियम ही एक ऐसा धातु है जो चमकीले सफेद प्रकाश के साथ जलता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया, धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, रिलीज करती है, मुक्त करती है। ठीक है, तो धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है ना। और एक यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। 25 क्या है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके डैश बनाती है, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके डैश बनाती है, क्या बनाती है, पढ़ते हैं ऑप्शंस को। क्या क्षार बनाती है और धात्विक ऑक्साइड बनाती है, लवण बनाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। धातुएं जो है ना, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती है, क्या बनाती है, लवण बनाती है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लवण बनाती है, साथ ही साथ में यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है ना, धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, और साथ ही साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करता है। दोनों चीज आप सुन के रखिए। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 26 पे। कौन सा धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। हमने ये तो पढ़ लिया कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती है, लेकिन इसके अंतर्गत भी कुछ ऐसे धातुएं हैं जो कि अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो वो कौन से धातुएं हैं, पढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन कि कौन सा धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। क्या वो धातु सोना है, चांदी है, तांबा है, या इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है, सोना, चांदी, तांबा, ये जो तीन धातुएं हैं ये अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, अम्लों के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ध्यानपूर्वक से क्वेश्चन को सुनिए और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिए, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाती है। जस्ट मैंने आपसे कहा कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस में जहाँ भी हाइड्रोजन है आप प्रोडक्ट से उसको मार्क कर लीजिए। यहाँ देखिए आपको ऑप्शन ए में हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। सोडियम एवं पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्यों सोडियम और हम पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, इसका रीजन आपको बताना है। क्योंकि ये ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये कम विभक्रियाशील धातु है और अभिक्रिया नहीं करती। क्या ये रीजन सही है इसका कि यह कम अभिक्रियाशील धातु है और अभिक्रिया नहीं करती इसलिए केरोसिन तेल में डुबा रखा जाता है? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन इसका नहीं है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी को पढ़ लेते हैं। क्या ऑप्शन बी में कि ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है और वायु से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जो है ना दोनों ही बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं। ठीक है, अगर इन्हें हम खुला छोड़ दें तो ये हवा के साथ यानी कि वायु के साथ मिलकर क्या करने लगेगी, वायु के साथ अभिक्रिया करके स्वतः जलने लग जाएगी, अपने आप आग पकड़ लेगी, यहाँ वहाँ जलने लग जाएगी। ठीक है ना, तो इस आग से बचाने के लिए हम इसे क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, तो रीजन आपको पता चल गया कि क्यों हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो इसका रीजन यही है कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है जो कि वायु के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, और तो आग से बचाने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन का भी थोड़ा पढ़ लेते क्या था कि देखिए ये बहुत जहरीले होते हैं, जहरीले का यहाँ पे कोई में लेना देना नहीं है। ठीक है ना, और ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं, तो वो तो हो ही नहीं सकता हमारा। तो इस प्रकार हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। ओके डीएस आ रही है समझ में, डीएस स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट्स को अगर इस प्रॉब्लम हो रही है समझने में किसी भी क्वेश्चंस में, तो दे कैन कमेंट मी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर फिर से प्रयास करूंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ते हैं। 29 में दिया है, कौन से धातु हैं जो क्षार से अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि धातुएं जो है ना अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं।
ठीक है ना। तो कौन से धातु है जो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं? तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से धातु हैं। ऑप्शन में दिया है आपका लेड, एल्युमिनियम, जस्ता या इनमें से सभी, ठीक है, या इनमें से सभी। तो आपका आंसर जो होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। लेड, एल्युमिनियम, जस्ता, जस्ता मीन्स यहाँ पे जिंक, जिंक को ही जस्ता बोला जाता है। ओके, क्लियर हो जाइए, यहाँ पे जिंक को जस्ता बोला जाता है। तो लेड, एल्युमिनियम, जस्ता जो है ना, ये तीन धातुएं ऐसे हैं जो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण नहीं देती, ठीक है, लवण का निर्माण नहीं करती है, क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है, लवण का निर्माण करती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, कौन से धातु हैं जो क्षार से अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण करते हैं? तो क्या क्या होगा हमारा, तीनों है ये, क्या क्या तीन चीज है ये हमारा है, लेड, एल्युमिनियम और जस्ता, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तीनों के याद रखिए, अगर किसी क्वेश्चन में तीनों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, लेड दिया रहेगा, तो आपको लेड का ही चूज करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30 में क्या पूछा है, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके डैश बनाती हैं। हमने धातुएं का पढ़ लिया, धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनती है ये हमने पढ़ लिया। अब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है ये हमें पढ़ना है। तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है। ध्यान से और एक चीज यहाँ पे सुन लीजिए, अधात्विक ऑक्साइड जो होती है उसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। जैसे मैंने कहा धात्विक ऑक्साइड का प्रकृति क्षारीय होती है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमेशा क्या बनाती है, अधात्विक ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। क्लियर यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन 31 पूछा है, कौन सा धातु है जो कमरे के तापक्रम पर ही तेजी से प्राकृतिक ऑक्साइड बनाती है? अधातुएं जो है ना, कमरे के ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करती है, ठीक है। हमने यहाँ क्या पढ़ा कि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन और ये आ जाता है कि अधातुएं कमरे के ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। यानी कमरे के ताप पर नहीं करती है तो कहाँ करती होगी, बाहर, कमरे के ताप से बाहर करती है, उस टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे सवाल क्या है आपका, कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर तेजी से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है? तो वो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए इसका आंसर होगा आपका सफ़ेद फास्फोरस। क्या होगा इसका आंसर, सफ़ेद फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस को जो है ना पानी के अंदर संग्रह करके रखा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर क्यों रखा जाता है, तो इसका रीज़न यही होगा क्योंकि सफ़ेद फास्फोरस जो है ना कमरे के ताप पर तेजी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। तो इसलिए सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ लीजिए, क्या था हमारा क्वेश्चन, कौन सा अधातु है जो कमरे के तापक्रम पर ही तेजी से प्रतिक्रिया करती है? तो वह है हमारा सफ़ेद फास्फोरस, ठीक है। सफ़ेद फास्फोरस यही एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा है, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके डैश बनाती है। जैसे धातुएं जो है जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस देती है। अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है आपको बताना होगा, ठीक है। क्या अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस बनाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको बताना होगा क्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जितना दिया गया है ध्यान से पढ़िए, जितने भी ऑप्शन है इसमें से कोई भी चीज़ का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अधातुएं जो है ये जल के साथ अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करती है, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन एक अपवाद यहाँ पे आता है, चलिए वो अपवाद क्या है यहाँ पे पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ अपवाद लिखा है क्या, अधिकांश अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अपवाद क्या है, अपवाद ऑक्सीजन एवं क्लोरीन जल में घुल जाते हैं। अगर आपको सवाल ये दिए कि हमें तो ये पता चल गया कि अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, दो ही ऐसे अधातु हैं जो जल के साथ घुल जाते हैं। अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाते हैं वो, जैसे कि ऑक्सीजन है ये जल के साथ घुल जाता है, जल के साथ घुल जाता है तभी ना जितने भी जलीय जीव है वो पानी में भी ऑक्सीजन प्राप्त कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं, ठीक है। क्लोरीन जो है यहाँ पे क्लोरीन है ये लिखा हुआ, वो नहीं है क्लोरीन। क्लोरीन जल में क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है।
तो क्लोरीन जल में घुल के क्या बनाता है, जब इसको क्लोरीन को गर्म किया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन गैस बनाता है। ठीक है, तो दो ही ऐसे अधातु है जो अपवाद में है, जो कि पानी के साथ घुल जाते हैं। ठीक है, नहीं तो अधिकांश अधातु है पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे। अधातुएं अम्ल एवं क्षारक के साथ अभिक्रिया करके डैश बनाती है। अधातुएं अम्ल एवं क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, क्या लवण बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, ऑक्सीजन गैस बनाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं बनाती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, अधातुएं जो है ना, जितनी भी अधातुएं हैं वो अम्ल या क्षार के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। दे आर नॉन रिएक्टिंग। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अधातुएं अम्ल और क्षार के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 34 पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि अधातुएं अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन 34 में क्या पूछा है, कौन सा धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। थर्मामीटर का उपयोग क्या है, बॉडी के टेम्परेचर का मेजरमेंट करना। ठीक है, तो थर्मामीटर में आपने देखा होगा कि एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड क्या है दोस्तों, वो लिक्विड है हमारा पारा है। क्या है, पारा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चल जाता है कि कौन सा धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है, तो पारा धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा अधातु है जिनमें चमक होती है, एक ऐसा धातु बताइए जिनमें चमक होती है। ठीक है, तो आयोडीन ही सिर्फ ऐसा धातु है जिनमें चमक होती है। ठीक है, आयोडीन है और एक चीज़ है, एक ग्रेफाइट, इसमें भी चमक होती है। आप देखेंगे ग्रेफाइट चमकीला लगता है, और एक आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन यही दो ऐसे अधातु हैं जिनमें क्या है, चमक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। एक उच्च आघातवर्धक धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, कौन सा है। एक उच्च आघातवर्धकता, ठीक है, यानी कि कौन सा धातु है जिसका आघातवर्धकता उच्च है। आघातवर्धकता उच्च कहने का मतलब ये हुआ जिसे हम क्या कह सकते हैं, पतली चादर का रूप दे सकते हैं, जिनमें आघातवर्धक सहने का गुण ज़्यादा है। एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है, एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जिसका प्रयोग हम खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए, एल्युमिनियम का पात्र में हम खाद्य पदार्थ को रखते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे घर में जितने सारे डिब्बे वगैरह आते हैं हमारे, जिसमें हम खाद्य पदार्थ रखते हैं, वो हमारा क्या है, एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जिसका उपयोग हम खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए करते हैं, और यह सबसे अधिक उच्च आघातवर्धक धातु है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा धातु है जिसका उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने कुछ क्वेश्चन में आपको बताया कि मैग्नीशियम एक ऐसा मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, आतिशबाजी में करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी में मैग्नीशियम दिया हुआ है। चलिए मैग्नीशियम पे टिक किया जाता है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। ग्रेफाइट एक अधातु है जिसका उपयोग डैश के लीड में बनाने में किया जाता है। डैश के लीड बनाने में किया जाता है, कौन किसका लीड में होता है, क्या कलम, पेंसिल, मार्कर, इनमें से कोई नहीं। कलम का लीड जो होता है ना, वो हमारा धातु का होता है, वो हमारा धातु का नहीं होता है। पेंसिल में ही जो है ना ग्रेफाइट का लीड बनाने में, ग्रेफाइट के लीड इसमें लगा होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या लिखा है, मार्कर लिखा हुआ। मार्कर समझ रहे हैं, मार्कर क्या है, जो आज के आधुनिक जीवन में जो है ना हम लोग यूज़ करते हैं, क्या है वो हमारा मार्कर, जिसमें व्हाइट बोर्ड में लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसमें ग्रेफाइट है ही नहीं। हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आगे बढ़ते हैं, बात है क्वेश्चन नंबर 39 पे। ठीक है, क्वेश्चन 39। क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग डैश को शुद्ध करने में किया जाता है। किसे शुद्ध करने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, जल को, लवण को, अम्लों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल को शुद्ध करने के लिए हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं। आप देखे होंगे कि अगर कुएं का पानी हो, चाहे भी नल के सामने अगर कोई भी कचरा उड़ा हो गया है, पानी अगर गंदगी हुई है, तो पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से हम जिसे जानते हैं। ठीक है, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये क्या है, क्लोरीन का ही एक यौगिक है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये आप आगे कक्षा में जब आएंगे, क्लास 10 में आएंगे, तो आपको इसके बारे में और अच्छे से डिटेल्स में पता चलेगी। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं उसको, वो से ब्लीचिंग पाउडर हम के नाम से जानते हैं। तो क्लोरीन का यौगिक है, और जिसका हम प्रयोग क्या करते हैं, जल को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछे हैं, कौन सा अधातु है जिसका उपयोग बल्ब में किया जाता है। आप देखे होंगे कि जो बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब के अंदर एक छोटा सा हमारा अधातु होता है, जिसमें हमारा क्या होता है,
जिससे हमारा बल्ब जलने लगता है। तो आर्गन धातु का उपयोग जो है ना बल्ब में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए आज का सेशन इतना तक ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप अपने कलीग्स में, फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आज का सेशन इतना तक ही रखेंगे। आप बिल्कुल भी अपने तैयारी पे जरूर जाइए, मस्त होकर कॉन्सेंट्रेट होकर अपने तैयारी करते रहिए, बोर्ड का एग्जाम के लिए फोकस करिए दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।